जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, श्री राम डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आर्मी जीडी टेस्ट सीरीज का पार्ट 2 हम देखेंगे, जिसमें जनरल साइंस जो सामान्य विज्ञान के 15 क्वेश्चंस हैं उनको आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। बच्चों, इस वीडियो का पार्ट 1 जिसमें हमने जीके के जो 15 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं उनको हमने विस्तार पूर्वक जाना था। जिन विद्यार्थियों ने पार्ट 1 नहीं देखा है उनके लिए डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो इससे पहले आप पार्ट 1 जरूर देखें। तो शुरू करते हैं हम आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 इसलिए यहाँ दिया है क्योंकि पार्ट 1 में 1 से लेके 15, 1 से लेके 15 तक के क्वेश्चंस को हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया था जो जनरल नॉलेज के थे, और आज हम 16 नंबर से शुरू करेंगे पार्ट 2। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस से शक्ति का भंडार कहा जाता है। बच्चों, 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मा। तो सही आंसर आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति का ग्रह है या पावर हाउस या ऊर्जा घर भी, एग्जाम में तीनों नाम में से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको आंसर देना है माइटोकॉन्ड्रिया। ये बच्चों कोशिका में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में। कोशिका बच्चों आपको पता है शरीर की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। बच्चों, ये जीवाणु और नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने की थी। एग्जाम में ये भी पूछ ले जाता है कई बार माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, और इसमें जो ऊर्जा संचित रहती है वो एटीपी के रूप में रहती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सभी को ये ध्यान रखना है, कई बार एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित जो क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में आ सकते हैं वो हमने जाने। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियाज, पिट्यूटरी। ऑप्शंस में जाने से पहले सबसे पहले हम बच्चों में आपको बताता हूं कि अंतःस्रावी ग्रंथि कहते किसे हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां वो ग्रंथियां होती है जो अपने हार्मोन्स को सीधे रक्त धारा में छोड़ देती है, इसलिए इनका प्रभाव संपूर्ण शरीर पर पड़ता है, और इन ग्रंथियों को बच्चों नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। और इनसे जो निकलने वाला स्राव है उसको बच्चों हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। बेसिकली ग्रंथियों की अगर बात करते हैं तो ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है, बहिर्ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और तीसरी होती है मिश्रित ग्रंथि। अब आते हैं हम इस क्वेश्चंस के ऑप्शंस पे। तो थायराइड एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, एड्रिनल भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और पिट्यूटरी भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन पैनक्रियाज जो है वो मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथियां वो होती हैं जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों का काम करती है, इसलिए इनको मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पैनक्रियाज, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बच्चों हम थोड़ा सा थायराइड, एड्रिनल और पिट्यूटरी और पैनक्रियाज के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। थायराइड ग्रंथि, सबसे पहले हम थायराइड के बारे में जानते हैं। तो बच्चों थायराइड के बारे में, थायराइड ग्रंथि हमारे गले में जो श्वास नली है उसके पास में होती है। ये शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड के बारे में कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा,
थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। थायराइड कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड द्वारा स्रावित किया जाता है और ये शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये भोजन के ऑक्सीकरण व उपापचय की दर को नियंत्रित करता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो इससे होने वाला रोग हमें पता होना चाहिए, कौन सा है? गलगंड। यानी थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? गलगंड रोग हो जाता है। अब हम जान लेते हैं एड्रिनल के बारे में। एड्रिनल ग्रंथि, इसे अधिवक्र ग्रंथि भी कहते हैं। इसे अधिवक्र ग्रंथि भी कहते हैं। ये नाम याद रखना है, पूछ लिया जाता है। ये वर्क या अर्थात जिसको हम किडनी भी कहते हैं, किडनी के ऊपर में स्थित होती है। ये ग्रंथि संकट और क्रोध के दौरान सबसे ज्यादा सक्रिय रहती है। इस ग्रंथि के बाहरी भाग को कॉर्टेकस, जो इस ग्रंथि का बाहरी भाग होता है उसको हम कॉर्टेकस कहते हैं तथा भीतरी भाग को हम मेडुला कहते हैं। मेडुला कहते हैं। कॉर्टेकस से कोर्टिसोल हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन होता है? कोर्टिसोल हार्मोन स्रावित होती है, जिसको हम जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा है? कोर्टिसोल। जो कॉर्टेक्स, जो अधिवक्र या जो एड्रिनल ग्रंथि है, उसके बाहरी भाग जो कॉर्टेक्स है उससे जो हार्मोन स्रावित होता है कोर्टिसोल, जिसको हम जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। मोडुला में जो हमारा मेडुला है, इससे जो हार्मोन स्रावित होता है उसको हम एड्रिनलिन हार्मोन कहते हैं। कौन सा हार्मोन? एड्रिनलिन। बच्चों थोड़ा से नाम जो इनके टिपिकल हैं तो इनको आप अच्छे से देख लेना और 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करना आप अपनी चौपड़े में, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये जो एड्रिनलिन हार्मोन है ये कभी कभी निकलता है। इस हार्मोन के निकलते ही भूख बंद हो जाती है हमारी, और हमारी बॉडी की विल पावर बढ़ जाती है। इसलिए इस हार्मोन को हम करो या मरो का हार्मोन भी कहते हैं। करो या मरो हार्मोन के नाम से कौन सा हार्मोन जाना जाता है? एड्रिनलिन हार्मोन को हम करो या मरो के हार्मोन से भी जानते हैं। अब अगला है पिट्यूटरी। बच्चों पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि हिंदी में कहते हैं। पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। ये मटर के दाने के समान होती है। ये शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यहां से बच्चों देखो 2 क्वेश्चन निकल के आगे। ये शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि और सबसे बड़ी कौन सी होगी? थायराइड। और पिट्यूटरी ग्रंथि को दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। और इसके द्वारा जो हार्मोन्स निकलते हैं वो कौन कौन से हैं? ऑक्सीटोसिन, यहां पे लिख के बता देता हूं, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, इसको एडीएच भी बोलते हैं, एडीएच। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन, और वृद्धि हार्मोन भी हमारी पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। और इन सभी हार्मोन्स को एक संयुक्त नाम दिया गया है, वो है हमारा पिट्यूटेराइन हार्मोन्स। क्या नाम दिया गया है? पिट्यूटेराइन। तो एग्जाम में कई बार ये आंसर भी, ऑप्शन भी हो सकता है कि पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो आंसर ये भी हो सकता है, पिट्यूटेराइन भी ऑप्शन में हो सकता है, या फिर इनमें से कोई भी एक ऑप्शन अगर दिया हुआ है तो वो भी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से, जो थायराइड है, एड्रिनल है, पिट्यूटरी है, पैनक्रियाज है, इनसे संबंधित जो और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हमने एक एक करके यहाँ पे जाने। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। न्यूट्रॉन की खोज किसने
की थी। बच्चों न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तीन जो नाम है उनके खोजकर्ताओं के नाम के लिए यहां पर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। एक आप याद रखना, ईट पर नाचो, नाचो। ई मतलब हम समझेंगे इलेक्ट्रॉन, ई मतलब क्या समझेंगे, इलेक्ट्रॉन। पै मतलब प्रोटॉन और ना मतलब न्यूट्रॉन और टै मतलब हो गया थॉमसन। क्या हो गया, थॉमसन। और कई बार यहाँ पे थॉमसन भी लिखा होता है तो कंफ्यूज मत होना, वो इंग्लिश और हिंदी के चक्कर में लिख दिया जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। रे मतलब होता है रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। और चो यानी चे मतलब चैडविक। अब देखो बच्चों, आप इस ट्रिक से तीनों का बता सकते हो कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक। तो ये क्वेश्चन में आपका आंसर क्या हो जाएगा, चैडविक। प्रोटॉन का कोई पूछता है तो आंसर क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन का पूछोगे तो क्या हो जाएगा, थॉमसन या थॉमसन ऑप्शन में जो दिया होता है। तो आपको इस ट्रिक से ईट पर नाचो से तीनों का याद रख सकते हो। न्यूट्रॉन को बच्चों एन से दर्शाया जाता है, प्रोटॉन को पी से और इलेक्ट्रॉन को छोटे ई से। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उदासीन। और प्रोटॉन पे प्लस, जिसको धनावेश भी कहते हैं, धनावेश। और इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, इसलिए इसको ऋणावेश। तो ये हमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से संबंधित कई बार एग्जाम पूछ ले जाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। गतिज ऊर्जा मालूम करने का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं गतिज ऊर्जा क्या है। ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा की अगर हम परिभाषा देखते हैं तो कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा। तो ऊर्जा का मात्रक कई बार एग्जाम पूछ लिया जाता है, तो ऊर्जा का मात्रक आपको पता होना चाहिए क्या है, जूल। और कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा। ऊर्जा हम दो तरह की मान सकते हैं, एक होती है हमारी गतिज ऊर्जा और दूसरी कह सकते हैं हम स्थितिज। देखो बच्चों, कोई भी वस्तु इस ब्रह्मांड में दो पोजीशन में रह सकती है, या तो वो एक जगह स्थिर है और या फिर वो गतिशील होगी। तो किसी वस्तु की स्थिर अवस्था में जो ऊर्जा पाई जाती है उसको हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, और किसी गतिशील वस्तु में जो ऊर्जा पाई जाती है उसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हमारा जो सूत्र है वो 1/2 mv²। यहाँ कंफ्यूज मत हो ना, mv का होल स्क्वायर नहीं है, यहाँ mv² है। क्योंकि अगर आप mv का होल स्क्वायर कर दोगे तो m का भी स्क्वायर हो जाएगा, v का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 m²v², जो गलत है। तो आंसर क्या है, 1/2 mv²। m क्या होता है, उस वस्तु का द्रव्यमान, और v का होता है उस वस्तु का वेग। तो ये आपको सूत्र याद रखना है। और स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए होता है mgh। जैसे अगर मैं गतिज ऊर्जा की बात करता हूं तो गतिज ऊर्जा से बहते हुए पानी में जो संचित ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। और स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं तो बांध बनाकर जो हम पानी स्टोर करते हैं, और आपने देखा होगा अचानक से बांध टूट गया तो उसके अंदर वो ऊर्जा कहां से आई, वो उस स्टैटिक पोजीशन में उसके अंदर जो ऊर्जा संचित थी वही, उसी को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। या फिर तनी हुई स्प्रिंग को जब हम छोड़ते हैं तो वापस वो अपनी स्थिति में आ जाती है, तो उसको स्थिति में आने की ऊर्जा कहां से आई, क्योंकि उसके अंदर वो संचित थी, उसी को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का कई बार सूत्र पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए mgh। m उस वस्तु का द्रव्यमान होगा, और हाइट, जैसे मान लो बांध बनाया कितनी हाइट का, तो वो होगी उसकी ऊंचाई, और g होता है हमारा गुरुत्वीय त्वरण, और इसका बच्चों मान फिक्स होता है। आगे जो हमारे फिजिक्स के लेक्चर होंगे उसमें हम इसको अच्छे से जानेंगे। अभी आप ये देख लो, गुरुत्वीय त्वरण को छोटे g से लिखते हैं और इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कई बार डायरेक्टली आपसे g का मान पूछ लिया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये था हमारा गतिज ऊर्जा मालूम करने का सूत्र, और इससे गतिज ऊर्जा और ऊर्जा से संबंधित जो और भी जो क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं वो सब हमने यहाँ डिस्कस किए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रतिकारक है। अगर हम बात करते हैं रोग प्रतिकारक यानी रोग प्रतिरोधक,
तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, पैरासीटामोल, एस्पिरिन, पेनिसिलिन और सल्फाडाइजीन। तो बच्चों देखो, पैरासीटामोल जो हमारा है वो एक पेन किलर है, जिसको हम हिंदी में दर्द निवारक भी कहते हैं। एस्पिरिन जो हमारा है वो, एस्पिरिन को ही हम डिस्प्रिन कहते हैं। एस्पिरिन डिस्प्रिन का ही नाम है एस्पिरिन, और एक और नाम है डिस्प्रिन का, वो है एकोस्प्रिन। ये भी एक क्या है, दर्द निवारक है। पेनिसिलिन जो है वो बच्चों इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है। पेनिसिलिन आपका एक रोग प्रतिकारक है, जिसकी खोज 1928 ईस्वी में स्कॉटिश एक वैज्ञानिक थे, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? पेनिसिलिन। और सल्फाडाइजीन जो बच्चों है वो आपकी तेज बुखार या मसोड़ों में सूजन आने ये के तौर पे इसको दिया जाता है। ये एक एंटीबॉडी या फिर हम कहें तो रोग प्रतिरोधकारक का रूप काम नहीं करती ये। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर हम देखते हैं तो रोग प्रतिकारक जो क्या है? पेनिसिलिन है। चलते हैं बच्चों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। एक औसत पुरुष के मस्तिष्क का वजन कितने के बराबर होता है? तो यहाँ आंसर हमारा होगा सी, 1350 ग्राम। नॉर्मली 1300 से 1400 ग्राम के बीच एक औसतन पुरुष के मस्तिष्क का वजन होता है। अगर बच्चों महिला का अगर आपको पूछ लिया जाता है कि महिलाओं का औसतन मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1200 ग्राम। कई बार हमें न्यू बॉर्न बेबी का भी पूछ लिया जाता है। न्यू बॉर्न बेबी के अगर मस्तिष्क के वजन की बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 400 ग्राम। ये दोनों भी आपको याद रखना है, इनसे संबंधित भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शून्य से स्वतंत्र रूप में गिरने वाली वस्तु में 4 ऑप्शन है, समान गति, समान बल, समान त्वरण या इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चों, शून्य का मतलब है कि वो स्थान जहां पे कोई हवा नहीं है और गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं है। ऐसे स्थान में कोई भी वस्तु अगर स्वतंत्र रूप से गिरती है तो देखो, कोई भी वस्तु जब गति करती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। यानी वेग में परिवर्तन, जैसे जब वो शुरू होती है तो उसका वेग 0 होता है और वो चलती है तो धीरे धीरे उसका वेग बढ़ता है। और वेग में परिवर्तन की दर को हम एक भौतिक राशि त्वरण के नाम से जानते हैं, जिसको एक्सेलरेशन यानी ए भी कहते हैं। तो त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन यानी वेग बटा समय, यानी समय के साथ जो वेग में परिवर्तन होता है वो त्वरण। तो अब हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु शून्य, तो वहां पे गुरुत्वाकर्षण नहीं है, हवा भी नहीं है, तो उसका वेग क्या होगा? समान होगा। जब वेग समान होगा और वेग में परिवर्तन ही नहीं है तो उसके कौन सी चीज है जो नहीं बदलेगी? वो है त्वरण। तो उसका त्वरण हमेशा समान रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? समान त्वरण होता है। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में हमेशा समान त्वरण होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूर संचार के लिए प्रयुक्त जो तरंगे हैं वो कौन सी हैं? सोचिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर होगा बच्चों आपका सूक्ष्म तरंगे। इन्हीं सूक्ष्म तरंगों को हम अंग्रेजी में माइक्रोवेव्स भी कहते हैं, माइक्रोवेव कहते हैं, या फिर इन्हीं को हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। यानी इनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। और इन तरंगों की अगर हम आवृत्ति की बात करते हैं, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, तो वो 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में होती है। कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे कौन सी है? सूक्ष्म तरंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से सबसे अधिक ऊष्मीय क्षमता वाला है। बच्चों, ऊष्मीय क्षमता का मतलब होता है विशिष्ट ऊष्मा। क्या होता है? विशिष्ट
ऊष्मा। मतलब विशिष्ट ऊष्मा क्या है, यानी अगर हम किसी 1 ग्राम द्रव्यमान वाले किसी भी पदार्थ का अगर हम 1 डिग्री तापमान बढ़ाते हैं और 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए हमने जितनी ऊष्मा दी वो उसकी क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा। और सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा जल की होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जल। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। बच्चों समतल दर्पण क्या होता है, आपने देखा होगा, आप घर में जो कई बार जो अपना चेहरा देखते हो वो क्या होता है, एक चमकीली पट्टी होती है और पीछे से इसको नॉर्मली पेंट कर दिया जाता है और आगे से चमकीली होती है। तो इसकी अगर वक्रता त्रिज्या की बात करें तो वो है अनंत। क्या होती है, अनंत होती है। नॉर्मली दर्पण, अगर मैं दर्पण की बात करता हूं तो बच्चों दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। कौन सा होता है, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जो मैंने आपको बताया कि एक सिंपल सीधी सी कोई चमकीली पट्टी जिसकी एक साइड पेंटेड होती है और दूसरी साइड चमकीली होती है जिसमें आपकी चेहरा दिखता है। तो अगर समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या की बात की जाए तो हमेशा आपका आंसर रहेगा अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। और गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है, किसी गोले से, जैसे मान लो ये गोला है और इसको काट दिया तो 2 भाग हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। और इसमें क्या करें, एक बार इसको अंदर से पेंट कर दिया और एक बार इसको हमने बाहर से पेंट कर दिया। तो जो इसका अंदर धसा हुआ भाग कौन सा हो गया, चमकीला। और सॉरी, इसमें पेंट किया हुआ और जो उभरा हुआ भाग है वो कौन सा है, चमकीला। और इसमें देखो अंदर धसा हुआ भाग चमकीला है और उभरा हुआ भाग पे हमने पेंट कर दिया। तो ये 2 दर्पण बन गए। तो ये एक हो गया हमारा उत्तल दर्पण और ये हो गया अवतल दर्पण। तो इन गोलीय दर्पणों में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या जो होती है, यानी हम अज्यूम करते हैं कि इस गोले से हमने काटा और इसका कोई केंद्र होगा, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। और केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली जो रेखा होती है, आपने गोले को देखा होगा कि कोई गोला है और इसका केंद्र है और ये है परिधि, तो इसको मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं बच्चों, त्रिज्या। तो यहाँ गोले में इस केंद्र से और यहां तक मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। और इस रेखा के बीच में जो बिंदु, इसको कहते हैं फोकस बिंदु। और यहां से फोकस बिंदु और परिधि या फिर फोकस बिंदु या केंद्र, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम कहते हैं वक्र फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को अगर हम दुगुना कर देते हैं तो हमारा क्या आता है, वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पणों के बारे में अगर पूछा जाता है तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की दोगुनी भी हो सकती है, या फिर फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी। ये हम एक जनरल साइंस का जो लेक्चर करेंगे उसमें इसको अच्छे से समझेंगे, यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैंने बताया है। दर्पण से जो हमारा समतल दर्पण है उससे संबंधित कई बार एग्जाम में और छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, वो बता देता हूँ। अगर समतल दर्पण की बात आ गई तो ये समतल दर्पण है। तो जैसे मान लो कि आप सुबह समतल दर्पण के सामने यहाँ खड़े हो, तो आपने देखो पहली चीज तो ये है आपका, आप खुद हो और ऐसा का ऐसा ही एक व्यक्ति अंदर दिखता है। तो क्या वो ऐसा होता है अंदर, नहीं ना, ये सिर्फ आपकी कल्पना है, एक आपका आभास है। तो समतल दर्पण से जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है, जो आपकी छाया बन रही है, वो कौन कैसी है, आभासी है या फिर काल्पनिक है, और आपके बराबर बनता है। ऐसा तो नहीं है कि आप अमिताभ बच्चन के जितने लंबे हो और राजपाल यादव जैसे छोटे दिख रहे हो, ऐसा तो कभी नहीं होता। या राजपाल यादव जितने छोटे हो और अमिताभ बच्चन जैसे लंबे दिख रहे हो, ऐसा कभी नहीं होता। जितने आप लंबाई है उतने, यानी वस्तु की लंबाई के बराबर ही उसका प्रतिबिंब बनता है। और आपने देखा होगा कि जितनी दूरी पे आप खड़े होंगे ना, अगर आप 1 मीटर दूर खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब भी कितना दूर होगा, 1 मीटर दूरी पे बनता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। इसमें एक इंपॉर्टेंट और छूट गया, मैं बता देता हूँ कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व उल्टा बनता है। कौन सा बनता है, पार्श्व उल्टा। बच्चों देखो पार्श्व उल्टे की मैंने शब्द लिखा, दोबारा लिख देता हूं, पार्श्व उल्टा। देखो एक शब्द होता है उल्टा, उल्टा का मतलब होता है जैसे मान लो ये कोई ऐसे सीधा है और इसका उल्टा कैसे हो गया, ऐसा, तो ये तो होता है उल्टा। पार्श्व उल्टा का मतलब होता है दाया बायां हो जाना और बायां दाया, यानी डाबी साइड जमनी साइड, जमनी साइड डाबी साइड। यानी आप कभी शीशे के सामने खड़े हो तो देखो, आप अपना जब राइट हैंड उठाते हो
ठीक है, जमनी साइड का हाथ उठाते हो तो सामने वाले को देखो वो कौन सा उठा रहा है, वो डाबी साइड का हाथ यानी लेफ्ट का। अगर आप राइट उठा रहे हो तो वो लेफ्ट, यानी आपके प्रतिबिंब आपका राइट उसका लेफ्ट है और आपका लेफ्ट उसका राइट है, उसको कहते हैं पार्श्व उल्टा। तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनता है, पार्श्व उल्टा बनता है। उल्टा नहीं बनता है, उल्टा मतलब तब होता है जब आपका सर ऊपर हो और टांगे नीचे और उसकी टांगे ऊपर सर नीचे, ऐसा नहीं होता, तो वो होता है उल्टा। तो ये बनता कैसा है, पार्श्व उल्टा। और समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या की बात है तो वो क्या हो जाएगा, आंसर अनंत। चलते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूध किस प्रकार का मिश्रण है। बच्चों दूध जो है हमारा पायस। पायस क्या चीज होती है, दो या दो से अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना कोई एक मिश्रण होता है, उसको हम कहते हैं पायस। और अंग्रेजी में इसको इमल्सन भी कहते हैं। पायस को क्या कहते हैं, इमल्सन। और इंग्लिश में स्पेलिंग में लिख देता हूं EMULSION, इमल्सन भी कहते हैं। और दूध जो होता है, दूध और क्रीम का जो मिश्रण है उसी को हम क्या कहते हैं, पायस कहते हैं। निलंबन क्या होता है कि बच्चों ऐसा मिश्रण जिसको, जैसे कोई मिश्रण हो पानी में, जैसे रेत मिला दी हो तो उसको थोड़ी देर हम जब हिला के रखते हैं तब तक तो वो मिला हुआ रहता है, जैसे हम रख देते हैं तो उसके कण क्या होता है, पैंदे में जाके बैठ जाते हैं, उसको कहते हैं निलंबन। फोम जो झाग होते हैं आप जानते हो, जेल जो चिकना जो पदार्थ होता है जो जेली टाइप, उसको जेल कहते हैं, आप ये सब जानते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, यह आप सभी को पता होना चाहिए। आंसर सोचिए। तो इसका सही आंसर है डाल्टन, जिसने सी डाल्टन सोचा है उसका बिल्कुल सही आंसर है। और परमाणु सिद्धांत में डाल्टन ने दिया था कि किसी भी दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण समान होते हैं, इसी को परमाणु सिद्धांत कहते हैं। अवोगाद्रो ने कौन सा सिद्धांत दिया था, गैसों के दाब संबंधी सिद्धांत किसने दिया था, अवोगाद्रो ने, याद रखना। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने। पास्कल द्रवों का दाब संबंधी नियम अगर पूछते हैं तो कौन है, पास्कल। गैसों का दाब संबंधी नियम को पूछता है तो किसने दिया था, एवोगाद्रो ने दिया था। तो ये क्वेश्चन आप ये भी साथ साथ उसको याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है। बच्चों उत्कृष्ट गैसों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित काफी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। पहले तो उत्कृष्ट गैसों को बच्चों अक्रिय गैस भी कहते हैं। कौन सी गैस, अक्रिय गैस भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम है दुर्लभ गैस भी, इनको ये बहुत कम मात्रा में पाई जाती है इसलिए इनको दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। तीसरा जो इसका नाम है बच्चों नोबल गैस भी, इनको इंग्लिश में इनको नोबल गैस भी कहा जाता है। तो अक्रिय गैस, दुर्लभ गैस, नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस सभी एक ही हैं। और ये जो गैसें हैं आवर्त सारणी के शून्य वर्ग की गैसें हैं। कौन से वर्ग की हैं, आवर्त सारणी की कौन सा वर्ग है, शून्य वर्ग। बच्चों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अक्रिय गैसें आवर्त सारणी के कौन से वर्ग में आती है, तो आपका आंसर आपको पता होना चाहिए, शून्य वर्ग में आती है। और इन गैसों की संख्या जो है वो है 6। कितनी है, 6। और इनको याद रख लेना, मैं एक एक करके बता रहा हूं। नंबर 1 है हीलियम, जिसका प्रतीक है He। दूसरी है नियोन, Ne। तीसरी है आर्गन, कैपिटल A और छोटा r। चौथी है क्रिप्टॉन, के बड़ा और छोटा r। पांचवी है जिनोन, जेनोन भी लिखते हैं कई बार, जेनोन भी लिख दिया जाता है, कंफ्यूज मत होना, Xe। और 6 नंबर की जो है वो है रेडॉन। ये 6 की 6 गैसें आपको पता होना चाहिए, पूछ ले जाते हैं कई बार, इनमें से कोई भी गैस दी जाती है या फिर ऑप्शन में कोई गैस दे सकते हैं, पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस या दुर्लभ गैस या नोबल गैस कौन सी है। तो ये 6 की 6 गैसें आप याद रखना। इनको अक्रिय इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी अन्य गैस से क्रिया नहीं करती है। और इनकी संयोजकता की अगर बात करते हैं तो इनकी संयोजकता क्या होती है, शून्य। तो ये आपका
एक्रियो गैसों या उत्कृष्ट गैसों से संबंधित और भी क्वेश्चन थे जो एग्जाम में कई बार पूछ ले जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से चौपड़े में नोट कर लेना और याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे है? सोचिए सभी लोग। नेफ्रोलॉजी का संबंध बच्चों वृक्क से है। वृक्क को हम दूसरे गुर्दा भी कहते हैं और किडनी भी कहते हैं। विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंदर हम गुर्दा, किडनी और वृक्क का अध्ययन करते हैं, जिसको नेफ्रोलॉजी कहते हैं। हृदय से संबंधित जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं हम बच्चों? कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। श्वास, फेफड़ों या श्वास से संबंधित जो अध्ययन करते हैं उसका आंसर सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर बताएंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा अटक गया है, काम नहीं कर रहा है। तो हमने यहां नेफ्रोलॉजी के बारे में जाना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? बच्चों, अम्ल की प्रबलता और दुर्बलता उसके, जब उसे जल में घोलते हैं तो वो हाइड्रोजन छोड़ता है, उसके आधार पर उसकी प्रबलता और दुर्बलता का आधार फिक्स किया जाता है। जो अम्ल जल में विलय हो जाते हैं और हाइड्रोजन छोड़ते हैं वो है प्रबल अम्ल, और जो अम्ल आसानी से हाइड्रोजन में विलय नहीं होते हैं और हाइड्रोजन देते हैं वो दुर्बल अम्लों की श्रेणी में आते हैं। और प्रबल अम्ल, सबसे प्रबल अम्ल की बात करते हैं तो वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा? P। तो ये था बच्चों हमारा जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन जो आर्मी जीडी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा पार्ट 2 का जो वीडियो है बच्चों यहीं पे खत्म होता है। तो सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने चौपड़े में अगर आप किसी ने नोट किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो दोबारा से वीडियो प्ले करके आप अपने चौपड़े में नोट करें। और जो भी इनके हर क्वेश्चन के साथ जो मैंने 2 से 3 क्वेश्चन अलग बताए थे वो भी क्वेश्चन साथ में नोट करें और इनका एक बार रिवीजन करें। बच्चों, मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि ये क्वेश्चंस आपकी जो जीडी की फाइनल एग्जाम है उसमें से बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो उस एग्जाम में आपको मिलने की पूरी संभावना है। तो इन क्वेश्चंस को आप साथ साथ याद कर लीजिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।